अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश कीज़। आज हम चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश ग्रेड 12 जिनाज विजन ऑफ पाकिस्तान के क्वेश्चन आंसर्स और इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि एक ही दिन में 4-4 5-5 वीडियोस समटाइम्स अपलोड हो रही होती हैं, तो पता नहीं चलता आप लोगों को कि चैप्टर्स अपलोड हो गए हैं। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आज भी कॉन्टैक्ट किया है कि सर चैप्टर नंबर 3 पढ़ा दें, चैप्टर नंबर 4 पढ़ा दें। तो मैं उनको बता रहा था कि भाई पहले 4 चैप्टर्स की रीडिंग हो चुकी है और अब इसके हम जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको पता चलता रहे कि चैनल पर क्या चल रहा है और आपके काम की उसमें वीडियो कौन सी है और आपकी वो मिस ना हो। वरना अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो बाद में फिर आप ढूंढते फिर रहे होते हैं और आपको चीज़ें नहीं मिलती। चलें, तो ये मैंने आपकी थोड़ी सी झाड़पट्टी कर ली। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे बेटा इसके जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अब एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले वोकैबलरी है और वोकैबलरी में क्या है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन आपको दी गई है और आपने उसके लिए स्पेलिंग ढूंढने हैं। तो पिछली जो हमारी एक्टिविटी थी उसमें पार्ट्स ऑफ द स्पीच थे और उसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी थे और उसके साथ साथ ही साथ हमने जो है वो कुछ जो किचन की चीज़ें होती हैं और जो कुछ बाथरूम के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, वो जो वोकैबलरी होती है उसकी हमने ट्रांसक्रिप्शन को देखा था। आज हम फ्रूट्स और कलर्स और इसके अलावा फैमिली रिलेशंस और क्लॉथ्स की हम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन जो है उसको हम चेक करेंगे। तो बुक्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए ताकि मैं जैसे जैसे बताता जाऊँ आप अपनी बुक्स के ऊपर जो है ये जो वोकैबलरी का आइटम है, वोकैबलरी का जो पोर्शन है और जो ग्रामर का पोर्शन है, ये आप अपनी बुक्स के ऊपर इसको सॉल्व कर लें। तो पेज नंबर 23 है, फर्स्ट एक्टिविटी है, हेयर आर गिवन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ द वर्ड्स स्पेल्ड करेक्टली, राइट डाउन द गिवन ब्लैंक्स। अब सबसे पहले हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स में पहला है पियर, PEAR पियर। उसके बाद है चेरी, CHERRY चेरी। उसके बाद है ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। उसके बाद है ग्रेप, GRAPE। ट्रांसक्रिप्शन दी गई है, आपने उसके सामने उसके स्पेलिंग्स लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पीच, PEACH पीच। उसके बाद है क्रैनबेरी, क्रैनबेरी CRAN क्रैन BERRY बेरी, क्रैनबेरी। उसके बाद है ग्रेप फ्रूट, GRAPE ग्रेप FRUIT फ्रूट। उसके बाद है एप्पल, APPLE एप्पल। उसके बाद है प्लम, PLUM प्लम। उसके बाद है लास्ट हमारा है स्ट्रॉबेरी, STRAWBERRY स्ट्रॉबेरी। अच्छा, उसके बाद हम फिर पेज नंबर 23 पे जाएंगे और कलर्स को देखेंगे। कलर्स में पहला कलर जो है दैट इज़ ग्रीन, GREEN ग्रीन। उसके बाद है गोल्ड, GOLD गोल्ड। उसके बाद है ब्लू, BLUE ब्लू। उसके बाद है ब्लैक, BLACK। उसके बाद है ऑरेंज, ऑरेंज ORANGE ऑरेंज। उसके बाद है ब्राउन, BROWN ब्राउन। उसके बाद है येलो, YELLLO येलो। उसके बाद है ग्रे, GREY ग्रे। उसके बाद है पर्पल, PURPLE पर्पल। उसके बाद है वाइट, WHITE वाइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है उसमें है फैमिली रिलेशंस और क्लॉथ्स। सबसे पहले हम फैमिली रिलेशंस को देख लेते हैं। पहला है सिस्टर, सिस्टर SISTER सिस्टर। उसके बाद है ब्रदर, BROTHER ब्रदर। उसके बाद है कज़न, COUSSIN कज़न। उसके बाद है आंट, AUNT आंट। एक ANT होता है, वो चींटी को बोलते हैं AUNT आंट, जिसको जो हमारी चाची ताई वगैरह होती है उसको हम आंट कहते हैं। उसके बाद फादर, FATHER। उसके बाद मदर, MOTHER। उसके बाद डॉटर, DAUGHTER डॉटर। उसके बाद नीस, NIECE नीस। उसके बाद नेफ्यू, NEPHEW नेफ्यू। और उसके बाद लास्ट वन है अंकल, UNCLE अंकल। उसके बाद हमारे पास हैं क्लॉथ्स। क्लॉथ्स में द फर्स्ट वन इज़ जैकेट, JACKET जैकेट। उसके बाद द सेकेंड वन इज़ शर्ट, SHIRT शर्ट। उसके बाद है ब्लाउज, BLOUSE ब्लाउज। उसके बाद है कैप, CAP कैप। उसके बाद है जीन्स, JEANS जीन्स। उसके बाद है स्कार्फ, SCARF स्कार्फ। उसके बाद है ट्रेनर्स, ट्रेनर्स TRAINERS ट्रेनर्स। ये जो एक पजामाज की एक टाइप होती है। स्कर्ट, SKIRT स्कर्ट। उसके बाद है स्वेटर, SWEATER स्वेटर। उसके बाद है कोट, COAT कोट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी बी है उसमें देर आर एटलीस्ट 4 काइंड्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट
क्लूज ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको आपने तवज्जो से करना है. देर आर एटलीस्ट 4 काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लूज दैट आर क्वाइट कॉमन: साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल क्लूज. कि जो सेंटेंस होता है उसके अंदर जो उसका जो पूरा एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका जो पूरा एक इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर कुछ क्लूज होते हैं, उसमें कुछ निशानियां होती हैं जिससे आप, जैसे आपने अक्सर देखा होगा ना कि बच्चा जब आके पूछता है कि जी इस वर्ड का क्या मीनिंग है, तो हम कहते हैं ज़रा पूरा फिक्रा बोलो फिर मैं आपको बताता हूँ. तो वो हम पूरा फिक्रा इसलिए पूछ रहे होते हैं ताकि हम उसका कॉन्टेक्स्ट देख के, कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई क्लू ढूंढ के और उस क्लू से हम उस वर्ड का मतलब ढूंढें. अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है कि सेंटेंसेज में 4 किस्म के क्लूज होंगे. आपने बताना है कि एक्टिविटी क्या है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ क्लूज इज यूज्ड. कि इस सेंटेंस के अंदर क्लूज की कौन सी टाइप यूज़ हुई है. अब पहला सेंटेंस है: द गर्ल हु यूज्ड टू बी वेरी vociferous doesn't talk much anymore. अब doesn't talk much anymore जो पहले vociferous थी, अब वो क्या है, अब वो बात नहीं करती. सो दिस मीन्स कि पहले वो क्या थी, पहले वो बहुत टॉकेटिव थी. अब ये जो वर्ड्स, जो क्लूज हैं, उनको मैंने अंडरलाइन करके सामने उनके मीनिंग लिखे हुए हैं और साथ ही आपको बताया हुआ है कि इसमें जो क्लू की टाइप है वो कौन सी है. तो फर्स्ट सेंटेंस में जो क्लू की टाइप है दैट इज़ एंटोनिम्स. उसके बाद पेडागोजिकल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग high schools, kindergartens and colleges require community support to function effectively. अब इसमें pedagogical एक मुश्किल वर्ड था, लेकिन उसको आगे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दिया कि pedagogical institutes कौन से होते हैं: हाई स्कूल्स, kindergartens, colleges वगैरह वगैरह. तो अब यहाँ पे क्या है, ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं और इसमें जो pedagogical वर्ड है ये क्या था, ये हमें समझ नहीं आ रहा था. तो इस pedagogical institutions का मतलब क्या हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो हमें पता कैसे चला, एग्जाम्पल्स को देख के. ठीक है, तो इसमें जो क्लू है वो कौन सा है, एग्जाम्पल्स हैं. अच्छा, it was so parsimonious that he refused to give his own sons the few pennies they needed to buy pencils for school. It truly hurts him to part with his money. अब it truly hurts him to part with his money और साथ ही साथ एग्जांपल दी कि वो इतना पार्सिमोनियस है कि वो अपने बच्चों को पेंसिल, स्कूल के लिए पेंसिलें खरीदने के पैसे भी नहीं देता. तो जो बंदा अपने बच्चों को पेंसिलें खरीदने के पैसे भी ना देता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंजूस कहते हैं. और उसकी आगे एग्जांपल दी गई है. तो दिस मीन्स के इसमें जो क्लू है वो क्या है, एग्जाम्पल का क्लू है. अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नंबर 4 पे. मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ कर लूँ, ओके, ताकि आपको पूरा सेंटेंस नज़र आए. अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिज pertinacity or stubbornness is the cause of most of his trouble. अब pertinacity ये क्या है, और stubbornness, दिस मीन्स के ये दोनों वर्ड क्या हैं, साइनोनिम्स हैं. जब हम कहते हैं ना कि और दरमियान में और या, तो या हम हमेशा तभी यूज़ करते हैं जब दोनों वर्ड्स क्या होते हैं, आपस में साइनोनिम्स होते हैं. तो इसमें जो क्लू है वो क्या है, स्टबर्नेस का वर्ड इसमें क्लू था, क्योंकि स्टबर्नेस हमें पता होती है कि स्टबर्न ज़िद्दी होना. ठीक है, तो इसमें जो एग्जांपल है, इसमें जो क्लू है वो क्या है, साइनोनिम्स हैं. अच्छा, रादर देन बी इन्वॉल्व इन क्लैंडस्टीन मीटिंग्स दे डिड एवरीथिंग क्वाइट ओपनली. कि क्लैंडस्टीन मीटिंग्स की बजाय उन्होंने सब कुछ खुलेआम किया. अब सब कुछ खुलेआम किया तो इसका और उसके उल्ट उन्होंने क्लैंडस्टीन मीटिंग्स नहीं की. सो दिस मीन्स कि क्लैंडस्टीन मीटिंग्स कौन सी होती हैं, खुफिया मीटिंग्स होती हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है, एंटोनिम्स है. अच्छा, उसके बाद है ecclesiastics such as priests, ministers and pastors should set models of behavior for their congregants. अब ये जो ecclesiastics है ये हमें मुश्किल वर्ड लग रहा है, लेकिन जब कह दिया कि सच एज प्रीस्ट, मिनिस्टर्स एंड पास्टर्स, यानी कि जो मजहबी रहनुमा होते हैं, तो दिस मीन्स कि इसमें भी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं. सच एज के जरिए एग्जाम्पल्स दी गई हैं. तो इसमें क्लू क्या है, एग्जाम्पल्स का क्लू है. अच्छा, द गर्ल वाज चर्लिश, रूड, सलन एंड एब्सोल्युटली इल मैनर्ड. अब इल मैनर्ड, ठीक है, और उसके बाद चर्लिश, ये सारे के सारे वर्ड दिस मीन्स के एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहे हैं. तो इसमें क्या है, साइनोनिम्स का हमारे पास इसके अंदर क्या है, क्लू है. उसके बाद बिकॉज द कॉन्फ्लैग्रेशन वाज एडेड बाय विंड, इट वाज सो डिस्ट्रक्टिव दैट एवरी बिल्डिंग इन द एरिया वाज कम्प्लीटली बर्न टू द ग्राउंड. अब जल गई है तो दिस मीन्स के ये जो कॉन्फ्लैग्रेशन है ये क्या है, ये आग के लिए यूज़ हो रहा है. तो इसमें क्या है, इसमें भी एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का वर्ड बोल दिया और उसके बाद बता दिया कि उससे क्या हुआ, कि उससे बिल्डिंग जो थी वो जल गई. तो इसमें जो क्लू है दैट इज़ एक्सप्लेनेशन. अच्छा, उसके बाद माई अपोनेंट्स आर्ग्यूमेंट इज़ फेलेशियस, मिसलीडिंग, प्लेन रॉन्ग. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, फेलेशियस, मिसलीडिंग,
प्लेन रॉन्ग। अब रॉन्ग, मिसलीडिंग और फेलेशियस ये तीनों मिलते जुलते वर्ड हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, साइनोनिम्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, दैट इज ऑल्दो सम मैन आर लोक्वेशियस अदर्स हार्डली टॉक एट ऑल। ठीक है कि अगरचे कुछ लोग बहुत लोक्वेशियस होते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं। तो अब इसमें लोक्वेशियस का जो ऑपोजिट है दैट इज़ द पीपल हु हार्डली टॉक, कि जो बहुत कम बोलते हैं। सो दिस मीन्स कि इसमें क्या है, जो क्लू है दैट इज़ एंटोनिम। उसके बाद द पेशेंट इज़ सो somnolent that she requires medication to help her stay awake for more than a short time। अब इसमें जो somnolent है इसको आगे एग्जाम इसकी इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि वो क्या करती है, she requires medication to help her stay awake for more than a short time, कि वो इतनी somnolent है कि उसको जागने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। सो दिस मीन्स कि ये क्या है, वर्ड स्लीपी है। और हमें कैसे पता चला, जब हमने इसकी एक्सप्लेनेशन को देखा। उसके बाद लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ celestial bodies such as the sun, moon and stars। अब ये such as के साथ आ गया तो so this means कि ये क्या है, इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने इसकी एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स में पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वर द टू मेन फंक्शंस ऑफ द फर्स्ट Constituent Assembly of Pakistan as mentioned by Muhammad Ali Jinnah। So while delivering his presidential speech to the first Constituent Assembly of Pakistan on 11th of August 1947, Mr. Muhammad Ali Jinnah mentioned about two main functions of the assembly. The first function was to frame the future constitution of newly established country, and the second function was to act as an independent and sovereign body as Federal Legislature of Pakistan। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द अनप्रेसिडेंटेड साइक्लोनिक रेवोल्यूशन विच कायद आजम हैज़ टॉक्ड अबाउट इन हिज स्पीच। व्हाई डिड ही कॉल इट एज अनप्रेसिडेंटेड, कि अनप्रेसिडेंटेड साइक्लोनिक रेवोल्यूशन से क्या मुराद है और उन्होंने इसको अनप्रेसिडेंटेड क्यों कहा। While talking about the nature of the partition of India, Quaid-e-Azam declared it a cyclonic revolution. He called it cyclonic because of its magnanimous impact. Magnanimous बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा। Because of its magnanimous impact not only on the people of subcontinent but also on the neighboring countries and the other parts of the world. It encouraged so many other nations to stand against the injustice of colonizers। colonizers जैसे गोरे थे जिन्होंने जाके दूसरे मुल्कों के ऊपर कब्जा किया, अगेंस्ट द इंजस्टिस ऑफ कॉलोनाइजर्स एंड फाइनली गॉट फ्रीडम। द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट वॉज अ हिस्टोरिकल अचीवमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट वॉज वेरी ब्रॉड, देयरफॉर मिस्टर जिन्ना कॉल्ड इट अ साइक्लोनिक रेवोल्यूशन। Question number 3 is that how did Mr. Jinnah express his feeling about bribery, corruption, nepotism and jobbery। तो इन बुराइयों के बारे में कायद आज़म ने क्या कहा। Mr. Jinnah declared all these evils as poisonous। He warned his subordinates not to indulge in any sort of malpractice। malpractice बुरी हरकत। He pronounced मतलब उन्होंने ये ऐलान किया that he will not tolerate if any of these vices are vices, VIC का मतलब होता है, जो VIC वाला vice होता है इसका मतलब होता है बुराई। उन्होंने ये ऐलान किया that he will not tolerate if any of these vices are in practice even in a very small ratio। He talked about the negative effect of these evils on the fate of nations। He declared transparency and impartiality as the only code of conduct to be followed in Pakistan। Question number 4 is that what were Muhammad Ali Jinnah's views about the partition of India? Describe in a few lines। Quaid-e-Azam stated, आंसर की तरफ जा रहे हैं, Quaid-e-Azam stated it clearly that partition of India was inevitable। inevitable नागुज़ीर, बहुत ज़रूरी। He said that any idea of keeping Hindus and Muslims together could not have worked। According to him, partition of subcontinent was the only solution of India's constitutional problems। Question number 5 is that what in the eyes of Quaid was the biggest hindrance in the way of India to attain freedom from the foreign occupation। कि जो बैरूनी जो हमला आवर थे, जो बैरूनी जो हुक्मरान थे, उनसे निजात हासिल करने में इंडिया के लोगों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या थी। तो अकॉर्डिंग टू कायद आज़म द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बिकॉज ऑफ रिलीजियस, ethnic, ideological and political problem। It weakened the overall strength of India and encouraged foreign invaders to occupy the Indian lands। The internal conflicts and lack of unity among the natives जो मकामी हैं, natives of subcontinent was the biggest hindrance in the way of India to attain freedom of the foreign occupation। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, डिस्क्राइब कायद आज़म्स व्यूज़ अबाउट द माइनॉरिटीज़ एज एक्सप्रेस्ड इन हिज एड्रेस to the first Constituent Assembly।
तो इसका जनाब आंसर है कि वाइल टॉकिंग अबाउट द नेसेसिटी ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया टू क्रिएट सेपरेट होमलैंड्स फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, मिस्टर जिनार डिड नॉट इग्नोर द डेलिकेट बहुत अहम हसास did not ignore the delicate issue of minorities. He said that it is impossible to ignore the minorities. Similarly, it is not possible to have a country without minorities in it. It is natural that some Hindus will stay in Pakistan and there will be some Muslims who would decide to live in India. Therefore, it is the responsibility of newly born states to provide equal privileges and rights to both minorities and majorities. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मोहम्मद अली जिन्नाह इन्विजन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन जनरल, कि पाकिस्तान में वो किस तरह की आज़ादी का ख्वाब रखते थे मिस्टर जिन्नाह. कायद आज़म इन्विजन दैट इन पाकिस्तान पीपल विल हैव कंप्लीट फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ देयर बिलीफ्स. He stated that the religious sites of every religion will be entitled as sacred places and people will be free to go to their mosques, temples and the other religious places of their choice. Their life, property and religious beliefs will be guarded by the state and everyone will be free and equal in the eyes of the state. Question number 8 is that what did Mr. Jinnah mean by जब उन्होंने ये कहा कि Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, कि हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे, मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे, तो इस बात का क्या मतलब था. तो इसका आंसर यह है कि while talking about the freedom and equality of rights for the citizens of Pakistan, Qaid-e-Azam stated that Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in religious terms, because religion is a very private and personal matter and state does not have anything to do with that. He said both communities will live together in a manner that their religious affiliations will not affect their rights and responsibilities. Second last question है कि after reading this famous speech of Qaid-e-Azam, what do you think was his vision of Pakistan? तो इसका आंसर यह है कि कायद आज़म विश्ड फॉर अ सेक्युलर, प्रॉस्परस एंड करप्शन फ्री पाकिस्तान. ही बिलीव्ड इन रूल ऑफ लॉ and stated it clearly that there will be no discrimination on the basis of color, creed or religion. He also emphasized that citizens should keep their country as the first priority and should forget about the conflicts in past. He wanted to make Pakistan one of the best countries of the world. लास्ट क्वेश्चन है बच्चे के व्हाट वर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कायद आज़म. इलेबोरेट द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, कि कायद आज़म के गाइडेड प्रिंसिपल्स क्या थे और उनकी अहमियत क्या है. तो आंसर इज के कायद आज़म सेड दैट हिज गाइडिंग प्रिंसिपल्स विल बी जस्टिस, फेयर प्ले एंड कंप्लीट impartiality without any prejudice or ill will. He signified that with these principles Pakistan can stand as one of the greatest nations of the world. तो हमारे 2 चैप्टर्स अल्लाह के फजल से कंप्लीट हो गए. इसके बाद हम करेंगे तीसरे चैप्टर की एक्सरसाइज और उसके बाद चौथे चैप्टर की और उसके बाद फिर 5वें की रीडिंग और फिर छठे की रीडिंग, फिर 7वें की, फिर 8वें की और फिर उन 4 चैप्टर्स की एक्सरसाइज. और 4 चैप्टर्स को हम इस तरीके से 4 चैप्टर्स की रीडिंग, फिर 4 की एक्सरसाइज, 4 की रीडिंग, 4 की एक्सरसाइज, और इसी तरीके से इंशाल्लाह करके हम बहुत जल्द, जब तक आप ये देख रहे होंगे आई एम 100% श्योर कि तब तक पूरी बुक जो है वो अपलोड हो चुकी होगी. तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को बताएं, ताकि ये जो मेहनत है इसका फ़ायदा हो आप सबको, स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, जो भी देखे उसको फ़ायदा हो. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं बहुत जल्द नए लेसन के साथ. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.